हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, जनरल मैनेजमेंट के आज बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, क्योंकि पटवारी अब ये केवल पटवारी का एग्ज़ाम नहीं रहा, इसमें मिक्स हो गया है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर। तो इसके चक्कर में नहीं रहें कि इजी क्वेश्चन आएंगे, इजी नहीं आएंगे, मॉडरेट आएंगे। और मुझे मुझे एक्सपीरियंस है जनरल मैनेजमेंट में नंबर लाने का, और मैंने प्राप्त भी किए हैं। मुझे किसी सब्जेक्ट में कम होते थे बट इसमें प्राप्त किए हैं, और मैंने क्वालिफाइड भी किया है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर एग्ज़ाम। तो मेरे चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए एक्सपीरियंस क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। ओके, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब हम देर बिना किए हुए। तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तिगत हो जाता है। कब हो जाता है? इंग्लिश में भी देखें, इंग्लिश में भी मैंने इस बार कोशिश की है कि इंग्लिश में भी मैं आपको बता पाऊँ। पर्सन टेंड्स टू बी ऑब्जेक्टिव, एनालिटिकल एंड इम्पर्सनल इन डिसीजन एंड जजमेंट। तो इसमें देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल रहता है, बस सोचना रहता है। सेंसिंग, संवेदनशील तो तब होता है जब किसी किसी बारे में पता चले। संवेदना को कब कैसे, है ना, संवेदना मतलब उसको फील करना, ठीक है, तो वो नहीं होता है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा। इंट्यूशन, इंट्यूशन सहज बोध हो जाना, ये भी नहीं होता है ना। भावनात्मक, भावना में आ जाना, ये भी नहीं होगा। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक, अव्यक्तिगत हो जाता है जब वो थिंकिंग करता है, चिंतनशील होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट है वित्तीय लेखांकन, इससे सरोकार रखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद, किससे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स होता है? रिकॉर्डिंग एंड ट्रांजेक्शन, लेन देन का अभिलेखन या फिर लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी। या फिर बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं बही खाता। तो ये ABCD 4 ऑप्शन है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा क्वेश्चन कि वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। किससे रखते हैं? बुक कीपिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा गौर किया करें, फर्स्ट वर्ड को, बुक कीपिंग, तभी याद रहेगा। लंबे क्वेश्चन याद नहीं रहते, भूल जाते हैं। बस आपको कुछ वर्ड्स पता होना चाहिए, जैसे बुक कीपिंग। अब जहाँ पर भी बुक की कीपिंग आएगा, आपको समझ में आएगा कि वित्तीय लेखांकन से संबंधित है, ठीक है। तो वित्तीय विवरणों की तैयारी में बही खाता। गुड। नेक्स्ट, उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। रिफर्स टू द टाइम पीरियड विद इन विच इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड असेट्स इन रिकवर्ड। तो देखें, पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, मैं इसको सजेस्ट करूंगा इंग्लिश में ही पढ़ें। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न या NPV। तो इसमें होता है पे बैक पीरियड, उस समय अवधि को दर्शाता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पे बैक पीरियड, है ना, होता है ना, पे बैक पीरियड चलता है जब, तो एक टाइम होता है जिसमें आप उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए संस्थान अपनी HR नीतियों को बदल रहे हैं? टू रिटेन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइजेशन चेंजिंग देयर HR पॉलिसीज? तो वो है पूंजी, कैपिटल, बी ऑप्शन है टेक्नोलॉजी, सी है एम्प्लॉय या एसेट्स। तो किसको करने के लिए HR अपनी नीति बदल रहे हैं? तो कर्मचारी, भाई HR का काम होता है इनसाइड, जो कंपनी के अंदर कर्मचारियों को हायर करना, तो उसके लिए ही नीति बदली जाएगी ना। ओके। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स मेजरमेंट एंड करेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स? ये अच्छा क्वेश्चन है। प्लानिंग, नियोजन का, लीडिंग, नेतृत्व का, ऑर्गेनाइजिंग, आयोजन, या फिर कंट्रोलिंग, नियंत्रण। तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग। नेक्स्ट, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को क्या कहते हैं? इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन टू अचीव गोल्स इज नोन एज कंट्रोलिंग, ठीक है, नियंत्रण। ये याद रखेंगे, अचीव गोल्स, नियंत्रण।
ओके, इतना याद रहेगा। यदि आपको ये पता है अचीव गोल को इज नोन एज कंट्रोलिंग, इतना लंबा ये घुमाने के लिए बस आपको ये याद रहना चाहिए कि अचीव गोल्स इज नोन एज कंट्रोलिंग के अंतर्गत आता है, चीज़ों को, एक गोल को अचीव करना। नेक्स्ट है, जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेब्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को पकड़िए। जब आप अंतिम लेख को तैयार करते हैं, ठीक है, तो बेड डेब्ट जो होता है उसको कहाँ स्थानांतरित कर देते हैं, तो वो वहाँ करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। किस में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं अब इतना सारा नहीं पढ़ता रहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप इसको पॉज करके ज़रूर पढ़ें, है ना। प्रत्येक क्वेश्चन को 5 पॉज कर करके पढ़ें, और जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे लंबे क्वेश्चन याद होंगे उसको जरूर गौर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं। मैनेजर्स हु आर इन्वॉल्व इन द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्सरसाइज ऑपरेट इन एन इन्वायरमेंट ऑफ, किस में होता है? सर्टेनिटी, सॉरी सर्टेनिटी, यहाँ पर देखें सेम हो गया है इंग्लिश में, तो आप इसे थोड़ा सा चेंज कर दिए, अनसर्टेनिटी एंड सर्टेनिटी, नॉर्मल या फिर नन ऑफ द अबव, तो ये होगा अनसर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ पर अब अन जोड़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्रवाई करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। देखिए लंबा क्वेश्चन है, लेकिन यदि आप निष्पादन, मापन और तुलना करना या सुधार करना, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे तो वो किसके अंतर आता है? कंट्रोलिंग के अंतर बहुत चीज़ें आती हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अचीव गोल किसके अंतर्गत आता है, ये देखें, अचीव गोल नियंत्रण के अंतर्गत आता है, और इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हो गया, कंट्रोलिंग के अंतर आता है निष्पादन, मापन, सुधारात्मक कार्य करना, ठीक है, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना, तो ये सब नियंत्रण करना आता है कंट्रोलिंग में। अच्छा क्वेश्चन है फंसाने की दृष्टि से। लेखा प्रविष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तब इसे उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है? नजरअंदाज करना या उल्लंघन? उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को क्या कहा जाता है? तो वो लापरवाही का नतीजा है ना, एरर्स ऑफ नेग्लिजेंस, लापरवाही का नतीजा है, लापरवाही से की गई त्रुटि है ये है ना, जो होती है उल्लंघन या नजरअंदाज करना। फिर है, निम्न में से किन चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? विच ऑफ दीज फॉलोइंग सिलेक्शन टेस्ट इज कंडक्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन टू measure that the ability to learn a given job when given adequate training? तो वो होता है रुझान या एप्टीट्यूड टेस्ट, जो आपका भी लिया जाता है राइट एग्जाम में, इसीलिए इसका आंसर ये होगा। वैसे चयन परीक्षा को देखते ही आपको लगा देना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, बाहरी सूचना याद रखें संगठन से बाहर उत्पन्न होती है। निम्न में से कौन संगठन में बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? तो वो है फॉर्म में भरा गया चीज। फॉर्म में भरी हुई चीज कहाँ से आएगी? बाहर से आएगी ना, अंदर अंदर की चीज नहीं, बाहर से आएगी फॉर्म में भरी चीज। नेक्स्ट, वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच सेज बिजनेस विल रन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट या फिर सेपरेट इंसिटी कॉन्सेप्ट या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट या फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, तो किस में आएगा? पृथक संस्था अवधारणा या सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा या लागत अवधारणा या मुद्रा मापन अवधारणा। चलिए इसको तो छोड़ें, केवल इतनी चीज़ें याद रखें, पृथक, सुनाम या मुद्रा मापन, तो वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। नेक्स्ट है, जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ये होती है यूटिलिटी, कोर कॉम्पिटेंसी, वैल्यू चेन या फिर कंपटीशन। क्या होगा इसमें? ये इसमें होगा कोर कॉम्पिटेंसी, मूल सक्षमता। ठीक है, जो कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे कोर कॉम्पिटेंसी या मूल सक्षमता कहते हैं। कंपनी जो सर्वश्रेष्ठ काम करे क्या कहलाएगी?
कोर कॉम्पिटेंसी। ओके, इसको याद रखिएगा। इस मेरे लिखने का मतलब होशियारी देने से नहीं है यहाँ। मेरे लिखने का मतलब है कि आपको जब मैं यहाँ लिखता हूँ तो आप उस बात पे गौर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी भी लिखा गया है, लेकिन कोई चीज़ बार बार जब लिखी जाती है ना तो माइंड में आ जाती है। इसलिए आप इसको ज़रूर याद रखें कि जो कंपनी सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है उसे हम कोर कॉम्पिटेंसी या मूल सक्षमता कहते हैं। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम विपर्यासी उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? क्या होगा? रोल कॉन्फ्लिक्ट होगा, भूमिका संघर्ष होगा। जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तो उसका रोल कॉन्फ्लिक्ट करेगा, भूमिका संघर्ष करेगी। राइट, बिल्कुल। थोड़ा सा गौर करने वाला क्वेश्चन है। जब एक व्यक्ति की को कठिन परिश्रम कोई दे दिया जाता है एक दो या अधिक विषम विपर्यासी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, तो उसका रोल और कॉन्फ्लिक्ट करता है, भूमिका संघर्ष दिखता है। गॉट इट। नेक्स्ट है, मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। क्या करता है वो? मैकग्रेयर का एक्स के सिद्धांत करता है। ये आप पढ़ लीजिएगा, एक्स वाई ए बी दोनों ये सेम ही है। तो मैक्स गेयर नहीं, मैक ग्रेगर का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्स ऑफ मैक ग्रेगर। ओके, ये फॉलो करता है कि इसको मजबूर, नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ वह प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। मैक ग्रेगर का थ्योरी या मैक ग्रेगर का सिद्धांत। ये थे 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ज़रूर इस वीडियो को देखें, और मैंने बहुत मेहनत की है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप देख भी सकते हैं, इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए मैं दोस्तों कहूँगा कि यहाँ वहाँ नहीं भटकें, जो वीडियो मेरे में आ रहे हैं आप उसे देखें। धन्यवाद।